नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 6 के JCERT के विज्ञान का पाठ सजीव एवं उनका परिवेश लिविंग एंड देयर हैबिटेट पढ़ने जा रहे हैं। यह इस पाठ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सजीवों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भाग में हम लोग जानेंगे सजीवों के विशिष्ट लक्षण, गति, प्रजनन, वृद्धि, श्वसन, पोषण, संवेदनशीलता और उत्सर्जन। तो आइए बारी बारी से हम लोग एक एक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए और उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाए हैं। कुत्ता क्या है विद्यार्थियों? सजीव। गाय सजीव। पुस्तकें निर्जीव। चारपाई निर्जीव। पौधा सजीव। मेज निर्जीव। कुर्सी निर्जीव। पत्थर निर्जीव। आप क्यों कुर्सी, मेज, पत्थर को सजीव नहीं कह सकते? हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? आइए इसके लिए सजीवों के एक एक लक्षण पर विचार करते हैं। सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि। क्या आप ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ चित्र में चंद्रमा गति कर रहा है। यहाँ नदी का जल गति कर रहा है, कार गति कर रही है, साइकिल गति कर रही है और घड़ी की सुइयां भी गति कर रही हैं। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्या इनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं? नहीं, इनमें सजीवों का एक लक्षण गति ही पाया जाता है। सजीवों के अन्य लक्षण इन वस्तुओं में नहीं पाए जाते। चलिए अब हम लोग सजीवों में गति के बारे में जानते हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? हाँ, सभी सजीव गति करते हैं। जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों को आप जानते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे यहाँ पर चीता दौड़ रहा है, मतलब स्थान परिवर्तन कर रहा है, तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर कुत्ता बैठा है लेकिन अपनी पूंछ हिला रहा है। इसी तरह हमारे शरीर में हमारी धड़कन हमेशा गति करती रहती है। हमारे शरीर के अंदर रक्त, खून जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक गति करते रहता है। पौधे भी सजीव होते हैं, तो क्या पौधे भी गति करते हैं? नहीं, वे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। परंतु विभिन्न पदार्थ यथा जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में संवहित होते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, चित्र में पानी जो है पौधे की जड़ें अवशोषित करती हैं, तना इसे लेकर पत्तियों तक जाता है। इसी तरह पत्तियां जो भोज्य पदार्थ बनाती हैं वह पौधे के विभिन्न भागों में जाता है। मतलब पौधों में भी आंतरिक गति चलती रहती है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? जैसा यहाँ चित्र में तुम लोग देख रहे हो, लाजवंती के पौधों को जब छूते हैं तो इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो यह भी गति का ही उदाहरण है। क्या आपने कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते हुए देखा है? जैसे यहाँ बादल गति कर रहे हैं,
कार गति कर रही है, बस गति कर रही है, क्या इनकी गति सजीवों की गति से भिन्न होती है? हाँ, भिन्न होती है। आपके किताब में विद्यार्थियों प्रश्न दिया हुआ है कि विभिन्न जंतुओं की तरह एक कार भी गति करती है किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता, क्यों? कार की गति होने के बाद भी हम कार को सजीव नहीं मानते हैं क्योंकि कार की गति को मनुष्यों द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन अन्य सजीवों में जो गति होती है वह विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण होती है और यह गति आंतरिक होती है। अब चलो हम लोग सजीवों के अन्य विशिष्ट लक्षण प्रजनन के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। सभी सजीव की मृत्यु होती है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है इसलिए प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न कर इनकी प्रजातियां अस्तित्व में रहती हैं। नहीं तो एक एक कर सभी सजीव मरते चले जाएंगे और एक दिन इस पृथ्वी पर से सजीव खत्म हो जाएंगे। तो सजीव की प्रजातियां बनी रहे इसलिए प्रजनन की क्रिया होती है। पक्षी अपने घोंसलों में अंडे देते हैं, मुर्गी भी अंडे देती है और अंडों के फूटने से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्या सभी जीव अंडे ही देते हैं? नहीं, सभी जीव अंडे नहीं देते। कुछ जीव बच्चे देने वाले भी होते हैं, जैसे मनुष्य बच्चे देते हैं लेकिन मुर्गियां या पक्षी अंडे देते हैं। यहाँ सारणी में अंडे देने वाले जंतु एवं बच्चे देने वाले जंतुओं को दिखाया गया है। अंडे देने वाले जंतु मुर्गी, बत्तख, छिपकली, सांप, मछली। बच्चे देने वाले जंतु खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, गाय, मनुष्य। आप इसमें और भी अन्य नामों को जोड़ सकते हैं। पौधों के बीजों के अंकुरन से नए पौधों का जन्म देता है। पौधों के बीज से नए पौधे निकलते हैं। पौधों में जनन की एक विधि यह भी है कि पौधे का ही एक भाग नए पौधे को जन्म देता है। जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती से नए पौधों का जन्म होता है। इसी तरह गुलाब में कलम की विधि द्वारा प्रजनन होता है। कलम बनाने के लिए गुलाब की एक मोटी डंडी को उसके तने से इस तरह से 45 डिग्री के कोण पर काटिए। इस मोटी डंडी को कलम कहते हैं। अब इस कलम को हम लोग जमीन में या गमले में मिट्टी में लगा देंगे। नियमित रूप से पानी देंगे। क्या परिवर्तन होगा? गुलाब की कलम से नए पौधे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, नए पौधे निकलते दिखाई देंगे और इस तरह यही कलम से फिर एक नया गुलाब का पौधा बन जाएगा। तो गुलाब में कलम की विधि द्वारा प्रजनन होता है, नए पौधे का जन्म होता है। सजीव का अन्य विशिष्ट लक्षण है वृद्धि। यहाँ पर मूंग के बीजों को देख रहे हो। तो मूंग का बीज एक दुकान में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। तो क्या मूंग का बीज जीवित है? लेकिन जब हम इन मूंग के बीजों को मिट्टी में बो देते हैं और जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी? अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? नहीं हुआ था। वृद्धि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। आप अपने घर में अपने बचपन के जूते पहनने का प्रयास कीजिए। क्या आप पहन पाते हैं? नहीं पहन पाते। इसी तरह आप अपनी 2-3 साल पुरानी पोशाक पहनने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप उसे पहन पाते हैं? नहीं पहन पाते। तो अब आप समझ गए कि आप पहले से बड़े हो गए हैं और जूते या कपड़े आपके लिए छोटे हो गए हैं। इसी बड़े होने को हम वृद्धि कहते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हुआ और फिर पूर्ण रूप से वयस्क बन गया। एक छोटा सा चूजा बड़ा होकर मुर्गा या मुर्गी बनता है।
एक छोटे से बीज में अंकुरन के साथ वृद्धि प्रारंभ होती है और समय के साथ यह विशाल वट वृक्ष का रूप ले लेता है। यह वृद्धि आंतरिक होती है। इसी प्रकार मेढक लार्वा से वृद्धि के पश्चात वयस्क बनता है। मेढक अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा, लार्वा से टैडपोल और उसके बाद वयस्क मेढक बनता है। अब विद्यार्थियों, आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, मतलब वे जीवन भर बढ़ते ही रहते हैं, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। एक निश्चित आयु के बाद जंतुओं में वृद्धि रुक जाती है। नहीं तो एक 100 साल का मनुष्य कितना लंबा होता, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। एक अन्य बात जो स्मरण रखने योग्य है कि प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसे कुत्ते, उनका जीवन काल 10 या 12 वर्षों का होता है। मनुष्यों में औसत आयु जो है 65 वर्ष लगभग है। निर्जीव में भी सजीवों के गुण हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा, कार गति करती है, बादल गति करता है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं पड़ते। सजीवों का कोई एक लक्षण दिखाई दे सकता है, लेकिन सजीवों के सभी लक्षण एक साथ किसी भी निर्जीव वस्तुओं में नहीं दिखाई देते हैं। अब अन्य विशिष्ट लक्षण श्वसन। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। यहाँ बोरी में गेहूं भरा हुआ है। जब गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालते हैं तो क्या आपको गर्मी का अनुभव होता है? यह गर्मी कहाँ से आई? गेहूं की बोरी में उत्पन्न ऊष्मा बीजों के श्वसन के कारण हुई है। गेहूं के बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम इतने सक्रिय नहीं होते हैं। सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे श्वसन कहा जाता है। यह सभी सजीवों की विशेषता है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे रक्त में जाता है। रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे रक्त में मिल जाता है और बाद में यह हमारी नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हम जब सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तभी भोजन का ऑक्सीकरण होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जीव जंतु अपनी नाक द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधों में श्वसन मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, लेकिन पेड़ों में इनकी जड़ों और तने द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है। यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो कि श्वसन के लिए आवश्यक है, और हम जीव जंतु इसी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं और श्वसन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इस कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में संतुलन बना हुआ रहता है। सजीवों में पोषण। प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। यही पोषण कहलाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जीव जंतु और मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और उन पौधों को हम या तो सीधे सीधे खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां आदि, या पौधों को बकरी खाती है और फिर बकरी को हम खाते हैं,
या पौधों को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है। तो सभी जीव जंतु या तो सीधे रूप से प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि यदि पौधे नहीं रहेंगे तो बकरी जीवित नहीं रहेगी, और यदि बकरी या शाकाहारी जंतु जीवित नहीं रहेंगे तो मांसाहारी जंतु भी जीवित नहीं रहेंगे। तो पेड़ पौधों के नहीं रहने पर पूरे सजीव जगत का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। सजीवों में संवेदनशीलता। लाजवंती, छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श कीजिए, क्या परिवर्तन होता है? पत्तियां बंद होने लगती हैं। इसका अर्थ है कि लाजवंती स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। इसी तरह जब हम इमली या जलेबी देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हमारी आंखों में धूल कण चला जाता है तो हमारी आंखें स्वतः मतलब खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। इसी तरह जब हमारे शरीर में मच्छर बैठता है तो हमारा दूसरा हाथ उस मच्छर को भगाने के लिए खुद ही चला आता है। यह सभी परिवर्तन के प्रति हमारी अनुक्रिया दिखाते हैं। इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। सभी सजीव जंतु और पेड़ पौधे उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। सजीवों में उत्सर्जन। विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन के फलस्वरूप सभी प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, और यदि ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर में उपस्थित रहे तो हानि पहुंचाते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना आवश्यक होता है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतु यह पदार्थ मल, मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुक्त होना आदि के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। जैसे मूत्र या मल द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, या हमें जो पसीना आता है यह भी अपशिष्ट पदार्थ ही है। पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। जो पौधों में अत्यधिक जल होता है वह भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधों से बाहर निकल जाता है। पौधे की पत्तियों में रंध्र स्टोमेटा होते हैं, जिनसे एक्सेस वाटर पौधों से बाहर निकलता है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बनती है वह भी इन्हीं स्टोमेटा द्वारा पौधों से बाहर निकलती है। कुछ पौधे गोंद, रबड़, राल, रेजिन आदि का स्राव करते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देख रहे हो कि पौधों से एक प्रकार का स्राव हो रहा है, रबड़ का स्राव, और यह रबड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह गोंद या राल का भी पौधों से स्राव होता है। यह सभी पदार्थ पौधों के लिए हानिकारक है परंतु हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस भाग में हमने जाना सजीवों के विशिष्ट लक्षण, गति, प्रजनन, वृद्धि, श्वसन, पोषण, संवेदनशीलता तथा उत्सर्जन। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सजीवों के वास स्थान, स्थलीय आवास, जलीय आवास तथा वायवीय आवास के बारे में, तथा सजीवों में अनुकूलन, जंगल में अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन, पर्वतीय अनुकूलन तथा जलीय अनुकूलन के बारे में। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं इस पाठ के अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।